So hello friends, so we are discussing man-made materials. In that we started with the plastic, we saw the monomer units, composition of plastic, classification, thermosetting and thermoplastic. And then we also discussed the types. So today we will see the properties of plastics. Like let's take the example of you have some fruits and you want to parcel them. आप इसको कहीं और कहीं भेजना चाहते हैं, किसी को देना चाहते हैं और वो काफ़ी दूर रहते हैं आपसे, तो आपके पास क्या ऑप्शन रहता है? आप उसको ऑब्वियसली आपको उसको पैक करना पड़ेगा कहीं, है कि नहीं? और पैक जो करेंगे वो मटेरियल कैसा रहना चाहिए? लाइट रहना चाहिए, ड्यूरेबल रहना चाहिए, और ऐसा नहीं हो कि वो जो आपने जो वस्तु भेजी है या जो आपने फ्रूट्स भेजे वो ख़राब ही हो जाए उसके अंदर। तो वो नॉन रिएक्टिव भी होना चाहिए ताकि वो रिएक्ट ना करे इसके उस फ्रूट्स के साथ जो आप भेज रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी जब आप कोई भी पैकेजिंग या कोई भी कंटेनर जो आप यूज़ करना चाहते हैं इसको कहीं दूर भेजने के लिए। तो अगर आप देखा जाए तो बेस्ट चॉइस आपको जो मिलता है, आपको मेटल मिलता है, क्योंकि आपको देखते हैं कि अरे मेटल लाइट भी होगा, ड्यूरेबल भी है, ड्यूरेबिलिटी तो उसका कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम किधर आ जाता है मेटल्स में? रिएक्टिविटी के ऊपर। क्यों? क्योंकि मेटल करोड करते हैं, उनको रस्ट भी हो जाता है। इसलिए मेटल्स को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, या दूर कहीं आपको भेजना है पार्सल या कुछ कर भेजना है या उसको स्टोर करके रखना है, तो मेटल्स के बदले हमारा जो बेस्ट ऑप्शन जो हमारे पास आता है हमेशा प्लास्टिक ही आता है दिमाग। घर में भी देख लो, कुछ भी आपको कुछ खरीदने जाना है या कुछ लाने जाना है तो इमीडिएटली आपके दिमाग में या तो प्लास्टिक बैग लेके जाओ, चलो ये प्लास्टिक ईजी है यूज़ करना। तो क्यों प्लास्टिक हमारे दिमाग में आता है? क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव है, वो रिएक्ट नहीं करता है। जो भी आप उसमें कोई भी चीज़ लेके जाएंगे उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, और वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी है, और दूसरा उसका स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी है। एक तो उसका स्ट्रेंथ भी है, होल्ड कर सकता है कोई भी चीज़ को, और इतना ही नहीं उसका ड्यूरेबिलिटी भी लंबा है, और ये ड्यूरेबिलिटी ही इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनता है। हम देखते हैं अभी कैसे होता है वो। तो क्योंकि मेटल्स क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर आप देखेंगे मेटल एयर और मॉइस्चर क्या बनाता है? ऑक्साइड्स बनाते हैं। ऑलरेडी हमने पढ़ा मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या क्रिएट करता है? ऑक्साइड्स बनाता है, और ऑक्साइड्स इज टॉक्सिक बेसिकली। अगर वो ऑक्साइड हो गया तो खराब कर सकता है आपके खाने को या किसी चीज़ को भी खराब करता है। लेकिन मेटल्स में वो नहीं है। मेटल्स आप देखते हैं वो रिएक्ट नहीं करते, ना एयर के साथ और ना मॉइस्चर क्रिएट करें, ना केमिकल के साथ भी रिएक्ट नहीं करते प्लास्टिक्स। तो इसलिए प्लास्टिक बेस्ट चॉइस बन जाता है हमारे पैकेजिंग के लिए। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते ना एयर के साथ, ना मॉइस्चर, ना केमिकल के साथ। तो अभी इतने सारे एडवांटेजेस हैं प्लास्टिक के, तो ऑब्वियसली हर कोई किसके लिए जाएगा? प्लास्टिक के लिए ही जाएगा। इसलिए अगर आप देखेंगे मेडिकल फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे आप दवाइयाँ के डब्बे ले लीजिए, इवन स्ट्रिप्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप, इवन पैकेजिंग दवाइयों का उसमें प्लास्टिक, सिरिंजेस ले लीजिए जो इतना यूज़ होता है, ग्लव्स ले लीजिए, इवन स्टिचेस जो आपके हाथ में, कभी कभी उनको लगता है किसी को तो स्टिचेज जो लगते हैं वो भी प्लास्टिक। क्योंकि प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करते हैं, और वो इजीली आपको फिर निकल भी जैसे आपका ठीक हो जाएगा तो इमीडिएटली इट कम्स आउट, वो रिएक्ट नहीं करते हैं। तो मेडिकल फील्ड में तो इसका बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज होता है प्लास्टिक का। और भी बहुत सारे एडवांटेजेस है प्लास्टिक की, जैसे वो कोरोजन रेजिस्टेंस है, उसका लो इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिव और इंसुलेटर है वो, और इजीली फॉर्मेशन इनटू कॉम्प्लेक्स शेप्स कैन बी फॉर्म्ड, कास्टेड और जॉइंट, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स शेप्स हम इसको आराम से दे सकते हैं। और इतना ही नहीं, वाइड चॉइस ऑफ अपीयरेंस, कलर, ट्रांसपेरेंसी भी रख सकते हैं, नहीं तो कलर भी ओपेक भी बना सकते हैं। तो ये बहुत सारा इसमें खेल सकते हैं प्लास्टिक के साथ। इसलिए ये वाइडली यूज होता है। जैसे आपकी बुक में ये डू यू नो करके एक सेक्शन है, उसमें जैसे कुछ बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं प्लास्टिक कहाँ कहाँ और यूज होता है। जैसे प्लास्टिक इज यूज इन हेल्थ केयर सेक्टर, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, जैसे सिरिंजेस हैं। फिर वेसल्स यूज टू कुक फूड इन माइक्रो ओवन आर मेड ऑफ प्लास्टिक। व्हीकल्स आर कोटेड विथ टेफ्लॉन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम स्क्रैचेस। टेफ्लॉन इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक। देयर आर मोर देन 2000 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। और इतना ही नहीं, सम टाइप ऑफ प्लास्टिक्स आर यूज असेंबलिंग पार्ट्स ऑफ एयरप्लेन्स। और दूसरा है पॉलीएक्रिलिक, इस टाइप ऑफ प्लास्टिक यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग लेंसेज एंड आर्टिफिशियल टीथ्स। तो प्लास्टिक हर वाइड रेंज में यूज होता है। प्लास्टिक ऑलमोस्ट हर जगह भी आपको
रिप्लेस कर चुका है, हर जगह आपको दिखने वाला। लेकिन अभी पॉइंट क्या है, सोचने को बोलता है प्लास्टिक ठीक है हम यूज तो कर रहे हैं, फिर उसका यूज करने के बाद उसका क्या होता है, दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट। आपने तो वाटर बॉटल यूज कर ली, आपने तो थैली प्लास्टिक यूज कर ली, रोज हम डस्टबिन अपना घर का कचरा प्लास्टिक के बैग में डाल डाल के फेंक तो देते हैं, लेकिन इसका होता क्या है फिर फाइनली, दैट इज विच मेक्स प्लास्टिक द मोस्ट डेंजरस थिंग। मतलब यूजेस तो बहुत हो गए उसके, आपने देखा ही कितना यूजेस है उसका और कितना एडवांटेज है प्लास्टिक्स का, लेकिन भैया उसका होता क्या है, उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट एनवायरनमेंट पे पड़ता है। किसके ऊपर पड़ता है, एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ता है। जैसे अगर आप देखेंगे हाउ मेनी प्लास्टिक कैरी बैग्स आर ब्रॉट इनटू योर होम इन ए डे, कितना सब्जी लाने जाओ प्लास्टिक, दूध लाने जाओ प्लास्टिक, कहीं पे भी जाओ प्लास्टिक, प्लास्टिक हर जगह है। तो उसका आपने यूज तो कर लिया, फिर व्हाट हैपेंस टू दोज लेटर ऑन, दैट इज द क्वेश्चन टू थिंक। और हाउ आर द यूज्ड अप, थ्रोन अवे कैरी बैग्स, वाटर बॉटल्स, मिल्क बैग्स रिसाइकल्ड। इसमें भी हमने देखा था वैरायटी क्या है, इसका क्या वैरायटी है बेटा, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग रिसाइकिल भी नहीं होता है, थर्मोप्लास्टिक तो चलो रिसाइकिल होगा। अभी रिसाइकिल होगा कब, जब उसको आप प्रॉपरली सेग्रीगेट करेंगे, वो तो हम करते नहीं। तो इसलिए इवन जो रिसाइकलेबल प्लास्टिक है उसको भी हम रिसाइकिल नहीं करते एक्चुअली। वाटर बॉटल्स फेंक दे, अगर आप देखेंगे ओशन में आइलैंड्स बन चुके हैं प्लास्टिक के, क्योंकि प्लास्टिक डूबता है उसको फेंक दिया जाता है ओशंस में, और वो इतना जमा हो चुका है कि आइलैंड्स बन चुके हैं, आइलैंड्स प्लास्टिक के। तो दिस इज हाउ दे रिसाइकल भी क्या करेंगे आप उसको हम रिसाइकल भी नहीं करते। और सम मटेरियल्स आर नेचुरली डिग्रेडेड, they are called degradable materials while as some materials do not, they are called non degradable materials। अभी पॉइंट क्या है समझ लो, मैंने कोई चीज फेंक भी दी, अगर वो डिग्रेडेबल है तो वो एनवायरनमेंट में जाके कहीं मिट्टी में मिल जाएगी और डिग्रेडेड हो जाएगी, मतलब खुद ही ऑटोमेटिकली इट विल गेट मिक्स अप इन सॉइल। बट प्रॉब्लम क्या है, प्लास्टिक कम्स इन दिस कैटेगरी ऑफ नॉन डिग्रेडेबल मटीरियल। जैसे अगर आप देखेंगे वेजिटेबल्स, चलो भाई एक दो वीक में ना उनका डिग्रेडेशन होता है, खराब हो जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं, उसको आप फेंक दो, वो डिग्रेडेबल, वो मिट्टी में मिल जाएगा, उसको इंसेक्ट्स आके खा लेंगे, उसका खाद ही बन जाएगा। कॉटन क्लोथ एक साल फेंक दो, उसका ड्यूरेशन एक साल के बाद खराब हो जाएगा, ऐसा पड़ा पड़ा रखोगे तो उसका क्या होगा, वो भी डिग्रेड हो जाएगा। वुड भी 10-15 साल तक रहता है, लेकिन उसके बाद भी वो डिग्रेडेबल है। लेकिन प्रॉब्लम किधर है बेटा, प्लास्टिक। इसका जो डिग्रेडेशन पीरियड है वो कितना है, 1000 ईयर्स है, और ये नॉन डिग्रेडेबल है। ये 1000 ईयर की वजह नहीं खत्म होने वाला है, वो उधर ही रहने वाला है, और वो पोल्यूशन को ऐड करने वाला है। इसलिए हमको हमेशा स्ट्राइव करना चाहिए कि हमको ऐसी चीजें यूज करनी चाहिए जो क्या है, जो डिग्रेडेबल हैं। जैसे हम प्लास्टिक की थैली के बदले हम कॉटन का थैली लेके जा सकते हैं, पेपर का बैग लेके जा सकते हैं दुकान पे, ताकि हम इसको प्लास्टिक को रिप्लेस करें। क्योंकि हमको मालूम है प्लास्टिक का एज बहुत लंबा है, ये डिग्रेडेट नहीं होता है, ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर देता है। मैं आपको वही बता रहा था, अभी आइलैंड्स बन चुके हैं बॉटल्स के, प्लास्टिक के माउंटेन्स बन चुके हैं जो गार्बेज, क्योंकि ये खत्म ही नहीं होता। इसको करेंगे क्या आप, इसको जलाएंगे तो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो जाएगा पूरा, और इसको रखेंगे तो लैंड में पोल्यूशन हो जाएगा। तो ये हर जगह से बहुत बड़ा पोल्यूशन का कारण आज प्लास्टिक बन चुका है। तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं इसके, जैसे इसका लो स्ट्रेंथ है और लो यूजफुल टेम्परेचर रेंज है इसका, उसके आगे इसको आप यूज नहीं कर सकते। इसका लेस डायमेंशनल स्टेबिलिटी है ओवर टाइम पीरियड, एजिंग इफेक्ट, हार्डनिंग बिकम्स ब्रिटल ओवर टाइम, सेंसिटिव टू एनवायरनमेंट, मॉइस्चर एंड केमिकल्स, पुअर मैकेनिबिलिटी, ये भी इसके डिसएडवांटेजेस भी है। और सबसे ज्यादा देखा जाए कौन सी कंट्री यूज करती है प्लास्टिक, तो आप देखेंगे ये तो 2014 का डेटा मैं दे रहा हूं, आज तो पता नहीं क्या होगा इसका डेटा। सबसे ज्यादा यूसेज अमेरिका, यूएसए करता है प्लास्टिक का, उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज करती है, उसके बाद चाइना करती है, उसके बाद ब्राजील करती है, इंडिया 4% था 2000। ये तो बहुत पुराना डेटा दे रहा हूं मैं, आज तो कंजप्शन हर जगह बढ़ गया, इवन इंडिया में भी मुझे नहीं लगता सिर्फ 4% रहा होगा। और ये है पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ प्लास्टिक इन द वर्ल्ड। फिर आप बोलेंगे सर लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या बचा है, ऑप्शन बचा है जैसे मैं आपको बताऊं, जूट बैग यूज के लिए क्लॉथ बैग, पेपर बैग यूज करो। और ये हमेशा रिमेंबर करो, 4R प्रिंसिपल्स क्या है, रिड्यूस, रिसाइकल, रिसाइकल और रिकवर। तो रिड्यूस में क्या होगा, मिनिमम यूज करो प्लास्टिक का।
रीयूज क्या है, उसको अगेन वापस यूज करो, फेंको मत उसको, क्योंकि आपको पता है अगर आपने उसको फेंक दिया ना वो नॉन डिग्रेडेबल है, तो एनवायरनमेंट में कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। और रिसाइकल, यूज अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग। अगर आपको फेंकना भी है तो उसको अच्छी तरह सेग्रीगेट करके फेंको। जैसे हम कचरा फेंकते हैं पर उसके साथ फेंक देते, तो उसको रिसाइकिल कैसे करेगा कोई। और रिकवर, रिक्लेमिंग, और देन ओनली वी कैन सेव द एनवायरनमेंट। ये एक तरीके से हम एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। तो बेटा जो आपका होमवर्क है, मैं चाहता हूं आप लिखिए, प्लास्टिक का एडवांटेजेस लिखिए, प्लास्टिक का डिसएडवांटेजेस लिखिए। और दूसरा मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे चाहिए कि ये जो 4 प्रिंसिपल्स हैं, रिड्यूस, रिसाइकल और रिकवर, मैं चाहता हूं आप इसका अच्छा सा एक डायग्राम बनाइए चार्ट पेपर पे और मुझे भेजिए। और भी अगर आपके पास कुछ आइडिया है कि हम कैसे मिनिमम यूज कर सकते हैं प्लास्टिक का, तो प्लीज मैं वो आइडिया भी वेलकम करता हूं। आप उसको लिखिए, नोट जॉट डाउन कीजिए आपके पेपर पे और मुझे भेजिए। तो इतना ही आपका होमवर्क है। धन्यवाद।